हेलो एंड वेलकम। लास्ट क्लास में हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ स्टार्ट किया था और हमने 4 केसेज वहाँ पे किए भी थे। पॉइंट चार्ज के लिए, लाइन चार्ज के लिए और मेटालिक सिलेंडर के लिए, और फिर हम लोग लास्ट में किए थे नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए। ये 4 केसेज हो गए थे। आज हम लोग जा रहे हैं करने 5वां केस, और 5वें केस में हमने लिया है एक मेटालिक स्फीयर, या आप जिसको बोल सकते हो एक कंडक्टिंग स्फीयर। देखिए, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था और मैं फिर से बोल रहा हूँ, जहां भी आपको इस चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में, जहां भी आपको कंडक्टर दिख जाए, मतलब कि उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आने वाला है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था और मैं फिर से ये बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, एक कंडीशन में कंडक्टर के अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। यही बात ना, तो वही केस यहाँ भी आने वाला है। तो चलिए एक बार इसको और अच्छे से देखते हैं डिटेल्स में मजे लेके, ठीक है ना। तो मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग या फिर हॉलो स्फीयर। देखो, आपको अगर क्वेश्चन में कंडक्टिंग स्फीयर या फिर हॉलो स्फीयर या फिर मेटालिक स्फीयर कुछ भी ऐसा मेंशन रहे तो आप समझ लेना कि हमसे बात कर रहा है कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में। मतलब कि सॉरी, मतलब कि हमसे इस केस के बारे में बात कर रहा है। क्या सबको मेरी बातें समझ में आई ना? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आई। तो देखिए, हमने यहाँ पे फिर से नोट्स में लिख दिया है कि सिंस स्फीयर इज कंडक्टिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो। इसके अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आने वाला है। बाहर वाले पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन अंदर वाले पॉइंट पे किसी कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आने वाला है। और देखिए, हमने ये बोला कि इस केस में, इसके अंदर में, स्फीयर के अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आने वाला है। फिर भी मैंने यहाँ पे केस 1 लिखा, फिर भी मैंने केस 1 में लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर। अब आप लोग बोलेंगे कि सर हमको तो पता ही है कि फील्ड जीरो है, तो फिर आप ये केस क्यों ले रहे हो? देखो, मैं चाहता हूं कि यहाँ से कुछ और भी हम लोग कंक्लूजन निकालें, इसलिए मैंने ये केस लिया है। हमको पता है, हमको ये पता है कि उसके उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन यहाँ से और क्या हम लोग बातें कर सकते हैं, क्या क्या हम लोग यहाँ से कंक्लूजन और निकाल सकते हैं, उसके लिए मैंने ये केस लिया है फिर से। तो चलिए, इस केस में हमने पॉइंट लिया है इनसाइड द मेटालिक स्फीयर, इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर, और हमने बोला है कि स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। हियर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर, और इस पे हमने पॉजिटिव चार्ज क्यों दिया है, सबको ऐसा दिख रहा है। अच्छी बात है सर। अब मान लीजिए कि ये पॉइंट पी मेरा इनसाइड था, तो हमने, और वो पॉइंट पी इनसाइड था और इस स्फीयर के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे था, तो मैंने स्मॉल आर का रेडियस मानते हुए एक गॉसियन स्फीयर बना दिया है। अब आप उस गॉसियन स्फीयर के लिए यूज करो गॉस लॉ, तो क्या आएगा बोलो? E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और हमने अभी जस्ट क्या सीखा है कि इसके अंदर में कोई फील्ड ही नहीं आ रहा है, मतलब कि इस गॉसियन सरफेस के लिए कोई फील्ड ही नहीं आ रहा है। मतलब कि ई डॉट डी एस क्या आने वाला है? ई डॉट डी एस आपका आने वाला है जीरो। इसका मतलब कि यहाँ पे क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट आने वाला है जीरो। इसका मतलब कि क्यू इनसाइड आने वाला है आपका जीरो। तो देखो, मेरे को यहाँ से ये कंक्लूजन निकालना था। ये कंक्लूजन क्या निकला यहाँ से कि एक मेटालिक स्फीयर के अंदर, एक कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर में कोई चार्ज है ही नहीं, कोई चार्ज है ही नहीं। तो यहाँ पे सवाल उठता है, तो सर जो आपने चार्ज क्यों दिया है वो चार्ज गया कहाँ? तो वो उसके आउटर सरफेस पे चला जाता है, वो उसके आउटर सरफेस पे चला जाता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि देयर इज नो नेट चार्ज, there is no net charge inside the conductor। आप ये हर तरह के कंडक्टर के लिए होता है। मैंने यहाँ पे प्रूफ किया है फॉर स्फेरिकल, लेकिन ये हर तरह के कंडक्टर के लिए वैलिड है कि ना तो उसके अंदर फील्ड होता है और उसके अंदर कोई नेट फील्ड नहीं है, तो कोई फ्लक्स नहीं होगा, तो गॉस लॉ से उसके अंदर कोई नेट चार्ज भी नहीं होगा। मतलब कि नेट चार्ज given to the conductors always, बोलिए, always reside on its outer surface। बोलिए, ऑन इट्स आउटर सरफेस, मतलब जो भी आपने चार्ज दिया है वो सब उसके आउटर सरफेस पे चला गया है। तो देखिए, यहां से भी सवाल बनता है, आपसे अगर सवाल पूछे कि यूजिंग गॉस लॉ प्रूव दैट देयर इज नो नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, तो आप लोग ऐसे ही प्रूव करना कि ऐसे हमने प्रूव कर दिया कि उसके अंदर कोई भी नेट चार्ज नहीं था। जो भी नेट चार्ज देंगे हमेशा उसके कहाँ चल जाएगा? आउटर सरफेस पे चला जाएगा। क्या सबको मेरी बातें समझ में आई ना? हाँ सर, समझ में आ गई। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट केस का, जब पॉइंट मेरा इस स्फीयर के बाहर लाई करेगा। तो आप लोग इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं।
चलिए तो अब करते हैं चर्चा की, अगर आपका पॉइंट इस कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर लाई करेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। यहाँ पे स्मॉल आर क्या है कि वो जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो उसको हमने लिया स्मॉल आर। चलिए तो हमको इस पॉइंट पी पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, तो फिर से क्या करेंगे, पहले तो बनाएंगे गॉसियन सरफेस। तो मैंने स्मॉल आर रेडियस मानते हुए एक गॉसियन सरफेस बना लिया। हाँ सर बहुत अच्छा किया आपने, गॉसियन सरफेस बना लिया। अब चलिए ध्यान देते हैं कि जैसे ही गॉसियन सरफेस पे आते हैं, अपना बात कहाँ होता है कि उस गॉसियन सरफेस पे फील्ड कैसा है और फील्ड का क्या है डायरेक्शन। अब देखिए तो अपने पास है क्या, अपने पास एक मेटालिक क्या है, पॉजिटिव क्या है, बोलिए पॉजिटिव एक मेटालिक स्फीयर है या पॉजिटिव चार्ज वाला एक कंडक्टिंग स्फीयर है। तो इसके लिए देखिए ध्यान से, इसके लिए जो फील्ड आने वाला है फिर से कहाँ आएगा, इसके हर पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड। कहाँ आने वाला है आपका फील्ड, आने वाला है हमेशा रेडियली आउटवर्ड और वैल्यू भी हर पॉइंट पे सेम आएगा। इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू सेम आने वाला है। क्यों, देखिए इस गॉसियन सरफेस के लिए हम अगर बात करें तो इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट के लिए ये मेरा जो स्फीयर है वो कैसा आ गया, ये जो मेरा चार्ज स्फीयर है वो हो जाएगा सिमेट्रिकल, मतलब हर पॉइंट पे आपका फील्ड का वैल्यू सेम आने वाला है और कहाँ आएगा, हमेशा आएगा रेडियली आउटवर्ड। तो मैंने उसका ऐसा डायग्राम बना लिया। हाँ सर बिल्कुल आने वाला है फील्ड। अब देखते हैं कि क्या आने वाला है एरिया वेक्टर, तो वो तो अपने को पहले से ही पता है कहाँ आएगा, एरिया वेक्टर हमेशा आता है रेडियली आउटवर्ड। मतलब फिर से क्या आने वाला है कि एट ईच पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस, एट ईच पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। क्या आने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड थीटा इज आल्सो 0 डिग्री। तो सिंपल हमने यूज किया कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। जल्दी से बोलो, हाँ सर बिल्कुल यही यूज करेंगे। अब ई यूनिफॉर्म था, थीटा भी हर जगह क्या है 0 डिग्री ही है, सिंपल सा आपका हो गया क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो तो ई आपका आ गया इंटीग्रेशन से बाहर, cos 0 हो जाएगा 1, तो सिंपल आपका आ जाएगा यहाँ पे क्लोज दे दो साइन, यहाँ पे ds और q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर ये आया, मतलब यहाँ से हम लिखेंगे E इंटू एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए फिर से वही कहानी, E एस क्या है, एस इज द एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो सर वो आने वाला है 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ बिल्कुल यही आने वाला है। और क्यू इन क्या होता है, बोलिए क्यू इन क्या होता है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज है। अब आप देख के बताओ, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज, टोटल चार्ज कहाँ था, उस मेटालिक स्फीयर पे था, सारा का सारा चार्ज ही इस गॉसियन सरफेस पे आ गया है। या सॉरी, गॉसियन सरफेस पे नहीं, गॉसियन सरफेस के अंदर। क्यू इन हमेशा होता है नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या है, जितना चार्ज उस स्फीयर पे था, सारा का सारा चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर में आ गया है। मतलब सिंपल सा हम लिखेंगे कि क्यू इन इज इक्वल टू कैपिटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो तो यहाँ से ई क्या आ गया, यहाँ से ई आपका आ जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब सबके मन में एक घंटी बजी होगी, सबके मन में एक घंटी बजी होगी कि सर ये जो यहाँ से फॉर्मूला आया है ये कुछ जाना पहचाना है, ये कुछ जाना पहचाना फॉर्मूला है मेरे लिए, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं आपसे बोलूंगा हाँ बिल्कुल ये जाना पहचाना फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आया था फॉर अ पॉइंट चार्ज, ये आया था फॉर्मूला फॉर अ फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या हो गया सर कि इफ, इसका मतलब ये हुआ कि इफ पॉइंट lies outside a outside of a conducting sphere या hollow sphere या metallic sphere, if point lies outside of a conducting sphere, then sphere sphere behave as a point charge। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है सर कि अगर आपका पॉइंट कहाँ हुआ है, उस स्फीयर के बाहर में लाई कर रहा है, तो वो आपका स्फीयर जो है ना वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। और वो पॉइंट चार्ज कैसा है, और वो पॉइंट चार्ज कैसा है कि उसके सेंटर पे हमने एक क्यू चार्ज का चार्ज रख दिया। मतलब उस स्फीयर के सेंटर पे हम अगर क्यू चार्ज रख दें तो वहां से आर डिस्टेंस पे मेरा फील्ड कितना आने वाला है, उतना ही आने वाला है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्या समझा है ना, इसको हम लोग सेल थ्योरम भी बोलते हैं, इसको हम लोग सेल थ्योरम भी बोलते हैं, इसको हम लोग सेल थ्योरम भी बोलते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि सेल थ्योरम क्या होता है तो बोलना कि अगर
पॉइंट स्फीयर के, मेटालिक स्फीयर के, कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर लाई करता है, तो उस मेटालिक स्फीयर के चलते फील्ड सिमिलर है जब पॉइंट चार्ज होता है, मतलब कि आप उस स्फीयर को एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हो कि कोई चार्ज उसके सेंटर पे रखा हो। इसको हम लोग सेल थ्योरम बोलते हैं। सबको समझ में आया ना? हाँ सर, बिल्कुल सबको समझ में आ गया अच्छे से। अब देखिए, चलिए अब हम लोग ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ। अब हम लोग ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ। ई वर्सेज स्मॉल आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मेटालिक स्फीयर। अब सबको एक बात पता होगा कि इनसाइड द स्फीयर फील्ड जीरो था, इनसाइड द स्फीयर फील्ड जीरो था, मतलब कि सॉरी, मतलब कि अप टू स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर फील्ड का कोई भी वैल्यू नहीं आने वाला है, फील्ड का कोई भी वैल्यू नहीं आने वाला है, क्योंकि इनसाइड फील्ड जीरो था, पक्का ना। और उसके बाद आउटसाइड द स्फीयर देखिए क्या है, आउटसाइड द स्फीयर फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, मतलब कि आउटसाइड द स्फीयर आपका फील्ड कुछ ऐसा आने वाला है। बोलो सब लोग, आउटसाइड द स्फीयर आपका फील्ड कुछ ऐसा आएगा, इनवर्सली टू आर स्क्वायर। सबको समझ में ना? और इनसाइड कितना आने वाला है आपका फील्ड? आने वाला है 0। अब हमने इनसाइड और आउटसाइड तो बात कर लिया, अब यहाँ पे एक चर्चा और बनता है कि सर आपने सरफेस पे कहानी नहीं बोला कि सरफेस पे क्या फील्ड आने वाला है। कोई बात नहीं, तो देखिए, तो सरफेस पे इस पर फील्ड आने आएगा, क्या आएगा? सरफेस पे इस पर फील्ड आता है, अंदर होता है 0। तो जब भी मेरे को सरफेस पे फील्ड फाइंड करना हो तो आउटसाइड वाले फॉर्मूले में आप स्मॉल आर की जगह उसका रेडियस पुट कर देना, यही ना, कि जब सरफेस पे हम लोग तभी होंगे जब उसके सेंटर से डिस्टेंस उसका रेडियस के इक्वल हो जाएगा। तो आपने अगर जब ये पुट किया तो कितना आएगा? देखो आपका आ जाएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R का होल स्क्वायर। ये आपका होता है फील्ड एट सरफेस, और ये आपका मैक्सिमम वैल्यू होता है। क्या होता है? ये आपका होता है मैक्सिमम वैल्यू। तो फॉर अ मेटालिक स्फीयर या फिर फॉर कंडक्टिंग स्फीयर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फील्ड विल बी एट इट्स सरफेस, और कितना होगा वो? q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। उससे आप अगर दूर जाओगे तो फील्ड घटेगा, उसके अंदर आओगे तो फील्ड आपका हो जाएगा 0। समझ में आया ना? ये आपका आ गया सरफेस पे फील्ड। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छी बात है। अब जरा देखिए, कोई इस सरफेस वाले फील्ड को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके किसी और फॉर्म में लिखता हूं। अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्यू क्या था? इस मेटालिक स्फीयर पे टोटल चार्ज था। अच्छा, हम लोग एक टर्म जाते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या जानते हैं हम लोग? सरफेस चार्ज डेंसिटी। वो क्या होता है? वो होता है चार्ज बाई एरिया, यही ना, चार्ज बाई सरफेस एरिया। तो इस मेटालिक स्फीयर पे चार्ज कितना था? क्यू। और इसका एरिया कितना है? बोलिए, इसका एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या मैं क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर को सिग्मा लिख सकता हूँ? हाँ सर, बिल्कुल आप सिग्मा लिख सकते हो। तो देखो, मैं यहाँ से आ गया हूँ फिर इधर, मतलब जहाँ पे क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर है, मैंने उसको लिख दिया सिग्मा। तो देखो आ जाएगा यहाँ से, और कि सरफेस पे फील्ड आपका आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना आ गया? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और यही सेम कहानी आपका आया था इन द केस ऑफ मेटालिक सिलेंडर भी। आपको अगर याद नहीं है तो लास्ट लेक्चर में आप जाके देखना कि हमने जब उस मेटालिक सिलेंडर के सरफेस पे फील्ड फाइंड किया था तो वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही आया था। और मैंने वहां से कहा था कि आप लोग इसको याद रखना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे फील्ड हमेशा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही आता है। यहाँ पे सिग्मा क्या होता है? सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। बहुत अच्छे सर, बहुत सुंदर, सब समझ में आ गया मेरे को। अब आप एक बात बताइए सर कि क्या कंडक्टर के केस में चार्ज हमेशा उसके सरफेस पे होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब इसकी चार्ज उसके एरिया में होता है डिस्ट्रीब्यूटेड? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल। आपका क्या होगा कि जब भी आपको कंडक्टर मिलेगा तो आप उसका चार्ज उसके एरिया में होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आप वहां से सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड करना। सेम हमने किया था इन द केस ऑफ मेटालिक सिलेंडर भी। तो ये कहानी हो गया आपका किसका? ये सर कहानी हो गया मेरा, बोलिए किसका? ये कहानी हो गया मेटालिक स्फीयर का। पक्की बात है सर, या हॉलो स्फीयर भी बोल सकते हो आप, कंडक्टिंग स्फीयर भी बोल सकते हो आप। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या इस मेटालिक स्फीयर का फील्ड, क्या इस मेटालिक स्फीयर का फील्ड आउटसाइड वाले पॉइंट पे, यहां आ जाओ एक बार, आउटसाइड वाले पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में है? एक्स में है क्या? नहीं, फील्ड आपका ना तो एक्स में है ना तो वाई में है। तो मेटालिक या किसी भी स्फीयर के चलते, उसके चलते जो पॉइंट पी पे फील्ड होता है वो होता है सिमिलर एज अ पॉइंट चार्ज। कैसा होता है? सिमिलर एज अ पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज का फील्ड एक्स में नहीं होता है, वो हमेशा होता है रेडियली आउटवर्ड। मतलब कि अगर आपके पास ये अगर स्फीयर है आपका, मान लीजिए
ये आपका अगर पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर था तो इसके चलते इस पॉइंट P पे फील्ड आपका इस बार इस तरफ होगा। अगर वही पॉइंट आपका P यहाँ लाई कर जाए तो आप फील्ड आपका इस तरफ हो जाएगा। तो हमेशा होता है रेडियली आउटवर्ड। समझ में आया ना? अच्छी बात है। हमने जो लास्ट लेक्चर में जो इनफाइनाइट सिलेंडर लिया था उसका आया था ओनली इन एक्स में। समझ में आया ना? तो वो आपका लॉन्ग, वेरी लॉन्ग या लॉन्ग इनफाइनाइट सिलेंडर था इसलिए। लेकिन स्फीयर का आपका ना तो एक्स में आता है ना तो आता है वाई में, हमेशा आप बोलना रेडियली आउटवर्ड। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई? हाँ सर बिल्कुल सबको समझ में आ गई है। जल्दी से आप लोग इसको कॉपी करो। हम लोग जा रहे हैं अब नेक्स्ट चर्चा, नेक्स्ट केस बात करने। देखिए तो ये हमने लिया है नेक्स्ट केस, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। देखो लास्ट केस में हमने लिया था कंडक्टिंग स्फीयर, यहाँ हमने लिया है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। या आपको क्वेश्चन में अगर मेंशन रहे सॉलिड स्फीयर, मतलब कि वो आपको नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में ही बात कर रहा है, इसके अंदर भी फील्ड होगा, ठीक है ना? तो जब भी अंदर भी फील्ड हो तो हम लोग बात करते हैं सॉलिड स्फीयर का, और जब भी आपका अंदर फील्ड ना हो तो हम लोग बात करते हैं कंडक्टिंग स्फीयर का, या मेटालिक स्फीयर आपको या हॉलो स्फीयर आपको मेंशन रहेगा क्वेश्चन में। और नॉन कंडक्टिंग का बात करें तो आपको ये वाला केस करना है, या ठीक है ना, केस ऑफ सॉलिड स्फीयर। अच्छी बात है। तो अगर ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है मतलब कि इस बार इसके अंदर में नेट फील्ड जीरो नहीं आने वाला, इस बार इसके अंदर नेट फील्ड होगा, यही ना? ओके सर। और यहाँ पे चार्ज क्या होगा? यहाँ पे होगा चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे चार्ज इस बार अंदर भी होगा उस स्फीयर के और बाहर भी होगा, सरफेस पे भी होगा और उसके अंदर भी होगा, मतलब इस बार चार्ज उसके टोटल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ में आया ना? अब हमने माना है कि मेरे पास एक ये ऐसा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस है कैपिटल आर और उस पर चार्ज कैपिटल क्यू है, और चार्ज इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये हुआ कि इक्वल वॉल्यूम में इक्वल चार्ज है। समझ में आया ना? तो मैंने यहाँ से लिख लिया इसका कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग लिखते हैं रो से, वो आपका हो जाएगा चार्ज बाई वॉल्यूम, तो क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यू इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। पक्की बात है? हाँ सर यही। चलिए अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं केस 1। तो केस 1 में क्या आएगा? आपका पॉइंट आएगा इनसाइड द स्फीयर। कहाँ आएगा? पॉइंट आएगा इनसाइड द स्फीयर, मतलब कि इस बार आएगा कि स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। पक्की बात है? हाँ बिल्कुल, मतलब कि मेरा पॉइंट कहीं यहाँ पे लाई करने वाला है, पॉइंट पी। अब फिर से वही तरीका कि हम लोग इस स्मॉल आर को रेडियस मानते हुए एक स्फीयर बना लेंगे, और उसका नाम क्या होगा? इस स्फीयर का नाम होगा गॉसियन सरफेस। फिर से देखो तो इस स्फीयर के हर पॉइंट पे आपका क्या होगा? आपका फील्ड आने वाला है यूनिफॉर्म, क्योंकि ये आपका सिमेट्रिकल है, तो फील्ड का वैल्यू कुछ आएगा, हमने इसको लिख दिया है ई। और जिस तरफ ई वेक्टर आने वाला है उस तरफ ही आपका डीएस वेक्टर भी आएगा, उस तरफ ही आपका डीएस वेक्टर भी आने वाला है, हर पॉइंट पे ही इसके सिमिलर कहानी हो रहा है, इसमें कोई खास फर्क नहीं जा रहा है, ठीक है ना? तो अपने को इसमें कोई चाप नहीं होना चाहिए, तो हमने यहाँ लिख दिया कि जिस तरफ फील्ड होगा उस तरफ का आने वाला है डीएस वेक्टर। तो फिर से वही क्या होगा कि एट ईच पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस, एट ईच पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस, ई आपका क्या है? ई इज यूनिफॉर्म। ई आपका होने वाला है यूनिफॉर्म, और थीटा आपका आने वाला है 0 डिग्री। थीटा क्या था? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। वेरी गुड। तो चलिए यूज करते हैं, यूज। फिर से वही कहानी, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत अच्छे सर। आपका फील्ड हो गया है यूनिफॉर्म, डी एस कॉस हो जाएगा 0 डिग्री, और ये क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत अच्छी बात है। ई यूनिफॉर्म बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन से, यहाँ पर आ जाएगा डी एस क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। चल ठीक है ना? हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब देखो इसमें मैंने क्या किया, ये आपका हो जाएगा ई इंटू एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका हो जाएगा एस क्या होगा? एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने लिया है एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। अब आपको यहाँ पे फाइंड करना होगा क्यू इन। देखिए यहाँ पे क्यू इन आपको फाइंड करना होगा। क्यू इन क्या है? आप देख के बताओ यहाँ पे क्यू इन क्या है? कि टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ये जो आपने गॉसियन सरफेस बनाया था, इमेजिनरी जो स्फीयर आपने बनाया था स्मॉल आर रेडियस का, इसके अंदर में टोटल कितना चार्ज है? अब मैं आपसे पूछूं कि क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर में टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है? तो आंसर होगा नहीं। कैपिटल क्यू चार्ज उस स्फीयर के पूरे टोटल वॉल्यूम में है, मतलब कि कैपिटल आर वाले रेडियस के वॉल्यूम में चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू है। लेकिन हमको फाइंड करना है किसमें? स्मॉल आर में ना, हमको फाइंड करना है स्मॉल आर वॉल्यूम वाले स्फीयर में। मतलब कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि इस बार कैपिटल क्यू चार्ज आपका उस गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं आएगा,
तो अब आपको फाइंड करना होगा, कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आएगा। और हमने क्या सीखा है कि यहाँ पे चार्ज क्या है, यहाँ पे चार्ज है वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमको फाइंड करना है चार्ज इन स्मॉल आर वाले रेडियस के वॉल्यूम में, और हमको पता है कितना, हमको पता है कैपिटल आर वाले रेडियस में। तो सिंपल क्या हो जाएगी कि Q बाई 4/3 पाई आर क्यू। ये क्या हुआ, ये आपका हुआ है कि चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम ना, क्योंकि हमने अभी सीखा ना कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कि चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम। तो इसमें हमको रिक्वायर्ड वॉल्यूम से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यही ना। देखिए तो 4/3 पाई से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कि इस बार उस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है बोलिए, कैपिटल Q बाई कैपिटल आर क्यू इंटू स्मॉल आर क्यू। अब आप इसको सॉल्व कर लो। देखो तो यहाँ पे आप जब इसको सिंप्लीफाई, अच्छा ये तो आपका हो गया नेट चार्ज ना। अब इसमें आपको डिवाइड करना होगा इससे, एप्सिलॉन नॉट से। आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा, देखो क्या आएगा, आंसर आएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इंटू स्मॉल आर। ये आपका आएगा इनसाइड के लिए फील्ड, उससे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड किसी पॉइंट पे के लिए आपका फील्ड का क्या आया, एक्सप्रेशन Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इंटू स्मॉल आर। मैं इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो हमने अभी जस्ट सीखा था कि रो क्या आया था, देखो तो रो आया था Q बाई 4/3 पाई आर क्यू आया था ना। हाँ सर बिल्कुल आया था। मतलब कि यहाँ से हम लोग Q बाई, देखो यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि रो इक्वल टू 3Q बाई 4 पाई आर क्यू, और हम लोग यहाँ से Q बाई 4 पाई आर क्यू को हम लोग रो बाई 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रो बाई 3। तो उसी को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो Q बाई 4 पाई आर क्यू की जगह पे हमने लिख दिया रो बाई 3, तो ये आपका आ जाएगा रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। देखिए ये आपका आ गया फील्ड का एक्सप्रेशन इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये है इन द टर्म ऑफ चार्ज, और ये है आपका इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो क्या आपको याद रहेगा ना, इन दोनों फॉर्म में आप इसको याद रखना। इस फॉर्म में, इस सेकेंड वाले फॉर्म में से जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना, तो आप इसको याद रखना। देखो तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल आर, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। तो ये आप लोग याद रखना, आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यूजफुल हो जाएगा। ये पक्की बात है ना। हाँ सर बिल्कुल अच्छी बात है। अब देखो तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने जाऊं इस फील्ड को, तो क्या आएगा, देखो आपका आएगा रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये जो आर था उसको आप आर वेक्टर फॉर्म में लिख दो, यही हो जाएगा ना। तो आपको मिल जाएगा ये फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। समझ में आया ना, बोलो सब लोग। हाँ सर समझ में आ गया। तो ये आ गया इनसाइड के लिए एक्सप्रेशन। अब करते हैं आउटसाइड के लिए, तो काफी आसान है, जल्दी से आप इसको कॉपी करो, फिर हम लोग आउटसाइड के लिए बात करते हैं। देखिए तो ये हमने ले लिया सेकंड केस, जहाँ पे आपका पॉइंट लाई किया है आउटसाइड द स्फीयर। तो इसके लिए मैंने देखिए पॉइंट पी से शो किया है, और हमने एक गॉसियन सरफेस भी ड्रॉ कर लिया है स्मॉल आर रेडियस का। अच्छी बात है। फिर से हम लोग यही यूज करेंगे, ई डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर यही यूज करेंगे, और कोई तरीका है भी नहीं, हम लोग यही करते आए हैं, बिल्कुल यही करने वाले हैं। चलिए अब फिर से देखते हैं कि इस गॉसियन सरफेस पे फील्ड का कैसा आने वाला है नेचर। तो फिर से वही कहानी, वही पुरानी कहानी कि फील्ड आएगा रेडियली आउटवर्ड। फील्ड कहाँ आएगा, रेडियली आउटवर्ड, और जिस तरफ फील्ड आएगा एरिया वेक्टर भी उसी तरफ आने वाला है। जिस तरफ फील्ड आएगा एरिया वेक्टर भी उसी तरफ आने वाला है। फिर से वही सिमिलर कहानी, देखो वही कहानी चलते जा रही है। इस तरफ ई आएगा, इस तरफ ही आपका एरिया वेक्टर भी आएगा हर पॉइंट के लिए। बोलो सब लोग जल्दी से बोलो ना। हाँ सर यही आने वाला है, जिस तरफ फील्ड उस तरफ एरिया वेक्टर, जिस तरफ फील्ड उस तरफ एरिया वेक्टर। फील्ड इस तरफ, इस पॉइंट पे फील्ड इस तरफ, और इस पॉइंट पे आपका एरिया वेक्टर भी इसी तरफ। हाँ बिल्कुल, मतलब कि फिर से क्या होगा कि एट ईच पॉइंट, देखो अब मैं ये लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आप लोग ये सब एग्जाम में लिखना कि कंसीडर अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ठीक है ना। तो एट ईच पॉइंट ऑन गॉसियन सरफेस, चलो मैं इसको लिख ही देता हूं यार, गॉसियन सरफेस आपका ई क्या होने वाला है, ई होने वाला है यूनिफॉर्म, और थीटा फिर से आने वाला है 0 डिग्री। तो मैंने इसको यूज कर लिया, तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, यही ना। हाँ सर बिल्कुल। ई आपका आ गया बाहर इंटीग्रेशन से, फिर से डी एस इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट।
ये हो जाएगा आपका E इंटू एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। E इंटू एस क्या आएगा फिर से वही 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए अब हमको फिर से फाइंड करना है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है, तो बोलिए कितना चार्ज है। तो इस बार बहुत ही सिंपल है, इस बार इस मेरा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे जितना टोटल चार्ज था वो सारा का सारा चार्ज इस बार गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया है। तो अगर पॉइंट मेरा बॉडी के आउटसाइड लाई करता है फिर तो उस बॉडी पे जितना चार्ज आएगा सबका सभी आ जाएगा, तो उसमें कोई चाप ही नहीं है। मतलब इसके लिए मेरे पास जो क्यू इन आएगा वो आपका आ जाएगा कैपिटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ये तो एकदम ही सिंपल था। यहाँ पे आपका फील्ड क्या आ जाएगा बोलिए, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। फिर से सबके दिमाग में एक बत्ती जली होगी कि सर ये फिर से आ गया सिमिलर एज पॉइंट चार्ज। फिर से कैसा आ गया, सिमिलर एज पॉइंट चार्ज। हाँ बिल्कुल वही हुआ है कि आउटसाइड द स्फीयर फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर एंड सिमिलर टू पॉइंट चार्ज। मतलब कि आपका स्फीयर हॉलो हो, कंडक्टिंग हो, या ऐसे बोलो कि आपका स्फीयर सॉलिड स्फीयर हो या नॉन कंडक्टिंग हो, अगर पॉइंट उस स्फीयर के बाहर लाई करता है तो स्फीयर पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करता है। सबको आया समझ में ना। तो हमने इनसाइड और आउटसाइड के लिए कर लिया। चलिए फिर से अब फाइंड करते हैं सरफेस के लिए। अच्छा एक बात और देख लो, ये आपका आ गया है आउटसाइड में, कितना आया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। एक बार इसको हम लोग जरा सा देख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो क्या था बोलिए, यही था ना कि रो इज इक्वल टू क्यू बाई 4 बाई 3 पाई कैपिटल आर क्यू। जब आप इसको सिंप्लीफाई करके इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, तो आपका जो ई आ जाएगा फॉर आउटसाइड पॉइंट वो आपका आ जाएगा, देखो वो आपका आ जाएगा रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो यहां से भी हमको क्या दिख रहा है कि आउटसाइड फॉर आउटसाइड पॉइंट फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल आर का होल स्क्वायर, मतलब कि उसके डिस्टेंस का जो था सेंटर से उसका इनवर्सली है। ठीक है ना, अच्छी बात है। देखो मैं इस फॉर्म में इसलिए बता रहा हूँ तुमको इन द फॉर्म ऑफ रो, क्योंकि जेई वाले में इस फॉर्म से क्वेश्चन को लोग पूछ देता है, तो इसलिए आप इस फॉर्म में भी इसको याद रखना। ठीक है, तो ये हमने कहानी कर लिया आउटसाइड के लिए। अब जरा बात करते हैं सरफेस के लिए। तो बोलो सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, पुट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर सरफेस के लिए। तो यहाँ पे हमने पुट किया तो बोलो कितना आ जाएगा, देखो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। आप जब पुट करोगे तो ये आपका आ जाएगा रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस। देखो यही आपका आ जाएगा रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो ये आपका हो गया ऑन द स्फीयर। फिर से आपका स्फीयर फील होता है मैक्सिमम, पक्का ना। चलिए मैं फिर से हम लोग इसका ड्रॉ करते हैं ग्राफ। तो हमने ये ले लिया ग्राफ ई वर्सेज स्मॉल आर। बोलो तो क्या था कि इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, यही ना, मतलब अप टू स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। आपका ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है। बोलो इसके बाद क्या होगा, आउटसाइड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। तो ई आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, ई इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर। ठीक है, और ए आपका हो जाएगा एट सरफेस, ई सरफेस, सरफेस पे आपका फील्ड हो जाएगा मैक्सिमम, और कितना आएगा रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर, पक्का ना। ये आपका हो जाएगा एट सरफेस, सबको याद रहेगा। या फिर इन द टर्म ऑफ चार्ज, इन द टर्म ऑफ चार्ज आप अगर बात करते हो सरफेस पे तो वो आपका हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर का होल स्क्वायर। देखो ये मैंने यहाँ से किया है, यहाँ से ए इससे, ठीक है ना, जहाँ पे स्मॉल आर था वहां पे मैंने पुट कर दिया है कैपिटल आर। सबको आया समझ में ना। तो ये हमको इनसाइड आउटसाइड सरफेस हर पॉइंट पे मिल गया और हमने ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया। ग्राफ आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना। सबको समझ में आया ना, हाँ सर बिल्कुल। तो हमने आज हॉलो स्फीयर किया और हमने सॉलिड स्फीयर भी कर लिया है। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर हम लोग आज का लेक्चर खत्म कर देंगे। ठीक है, देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन आपका जेई एडवांस 2014 में आया था और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन रीड करने के बाद एक बार इसको खुद से ट्राई करना। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन है चार्जेज Q, 2Q and 4Q आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 डाई, देखो यहाँ पे एक तुम्हारा वर्ड दिया है 3 डाई इलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर्स। इसका मतलब ये है कि दे आर नॉन कंडक्टिंग। ठीक है,
ये जो स्फीयर्स आपको दिए हैं दे आर नॉन कंडक्टिंग। 1 2 3 उनका नाम है स्फीयर 1 2 3, उसके चार्ज आपका Q 2Q और 4Q है, ठीक है। ऑफ रेडियाई r/2 r and 2r respectively as shown in figure, full stop. If magnitude of the electric field at point P at a distance r from the center of spheres 1 2 and 3 are E1 E2 and E3 respectively, then आपको बताना है कि इस चार में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन है क्या। मेरे पास तीन स्फीयर है, एक का है रेडियस r/2, एक का है रेडियस r और एक का रेडियस है 2r। हमने उसको स्फीयर 1 2 3 नाम दे दिया है। पहले पे चार्ज q है, सेकंड पे चार्ज 2q है और थर्ड पे चार्ज 4q है। और आपको तीन मतलब कि आपको एक पॉइंट p है, आपके पास एक पॉइंट p है जो कि ईच केस में एट अ डिस्टेंस r है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, और आपको ये सिचुएशन दिया भी हुआ है। तो आप ध्यान से देखो तो क्या है कि जो पॉइंट P है फॉर द फर्स्ट स्फीयर इससे आउटसाइड है, फॉर द सेकेंड स्फीयर इसके सरफेस पे है और फॉर द थर्ड स्फीयर उसके इनसाइड है। अब हमने जस्ट अभी इनसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए और सरफेस के लिए, तीनों के लिए फॉर्मूला सीखा ही है। तो जस्ट उसको आप लोग यूज करके जल्दी से मेरे को बताओ कि आपका आंसर क्या आता है, उसके बाद ही आप इसको चेक करना। सबने सॉल्व किया, आंसर क्या है चलो अभी आप चेक कर लो कि आपका आंसर सही है गलत है। देखो तो मैंने इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है और हमने फॉर्मूला लिखा है इन द टर्म ऑफ के, क्योंकि फिर आपको कंपेयर करने में आसानी होगी। तो इनसाइड के लिए है KQ/RQ इंटू स्मॉल r, सरफेस के लिए है KQ/r² और आपका फॉर आउटसाइड KQ/स्मॉल r का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे स्मॉल r आपका है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और कैपिटल R है वो आपका रेडियस ऑफ द स्फीयर है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले केस 1 में। तो फॉर केस 1 हमने लिखा है E1, हमने क्या लिखा, हमने लिखा है E1। तो देखिए कि फॉर स्फीयर 1 मेरा पॉइंट कहाँ है, पॉइंट P है आउटसाइड, मतलब कि हम लोग को ये थर्ड वाला फॉर्मूला मेरे को करना होगा यूज ना। तो हमने यूज किया, कितना है बोलो K, Q कितना था बोलो Q ही है और उसके सेंटर से कितना है डिस्टेंस R ना, तो हमने इसको लिख दिया R का होल स्क्वायर। मतलब E1 आपका आने वाला है KQ/r²। सबको आया समझ में ना। अब फाइंड करते हैं E2। तो E2 क्या है, फील्ड ड्यू टू स्फीयर 2। तो ध्यान से देखो तो फॉर स्फीयर 2 वो पॉइंट P उसके सरफेस पे ही है, तो आपका हो जाएगा K और उस पे चार्ज कितना था 2Q एंड डिवाइडेड बाई r², मतलब ये आपका आ गया 2KQ/r²। और E3 बोलो क्या आएगा, देखो तो फॉर स्फीयर 3 वो पॉइंट कहाँ है, इनसाइड है, तो हम लोग यूज करेंगे ये आपका फर्स्ट वाला फॉर्मूला। तो मतलब K और चार्ज कितना है इस पे 4Q, बाई क्या था, बाई था उसके रेडियस का होल Q, मतलब कि 2R का होल Q और इनटू स्मॉल r, मतलब कि यहाँ से हम लोग लिख देंगे R। बोलो कितना आएगा, देखो ये आपका आ जाएगा 4KQ डिवाइडेड बाई यहाँ से आ जाएगा 8RQ इंटू R, मतलब ये आपका आने वाला है 1/2KQ/r²। पक्का ना, हाँ सर बिल्कुल यही आएगा। बस अब देख लो सबसे ज्यादा कौन E2, उसके बाद कौन E1, सबसे कम कौन E3, मतलब कि मेरा सही क्या आने वाला है E2, उसके बाद E1 और सबसे छोटा E3। अब चेक कर लो कि ये ऑप्शन आपका कौन सा था, चेक करो। देखो कौन सा है आपका ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबका ये आया था ऑप्शन सी, वेरी गुड। जिनका आया था बहुत अच्छे, और जिनका नहीं आया था आना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ठीक है। तो चलिए आज हमने स्फीयर के बारे में बात कर लिया है, अच्छे से सीख लिया है। तो आज हम ये लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो और गॉस लॉ के एप्लीकेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर और सब लोग पढ़ाई जरूर करना। चलिए बाय, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में।